वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस और आप देख रहे हैं PYQ टू MCQs। हमारा जो ये कार्यक्रम है इसके तहत हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हैं। किसी भी टॉपिक न्यूज़पेपर में हम टॉपिक उठाने से पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इससे प्रीलिम्स क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले हम उसके आधार पे कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस निकालते हैं और प्रीलिम्स के क्वेश्चन निकालने के बाद उस टॉपिक का एनालिसिस करते हैं और उससे नए क्वेश्चंस क्या-क्या बन सकते हैं ये हम देखते हैं। तो इस प्रकार से आप ये समझ पाते हैं कि किस प्रकार से यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन क्रिएट करता है। इसका मतलब ये है कि किस टॉपिक से यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन करेगा उसका आपको समझ आएगा, और दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे ये आपको समझ में आता है। हम लोग अननेसेसरी जो है बहुत ज्यादा डेटा डाल करके आप लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि PYQ टू MCQ जो कार्यक्रम है ये आपको टारगेट अचीव करने में कि कैसे प्रीलिम्स क्वेश्चंस बनते हैं, किस टॉपिक से बनते हैं, यहां से लेकर के क्या बनने की संभावना है तक आपको पहुंचाता है, जिससे आपका प्रीलिम्स क्वेश्चन करना काफी आसान हो जाता है। तो चलिए आज 17 जनवरी 2025 का हम लोग न्यूज एनालिसिस के साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और MCQs क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो आज हमारे पास कई एक टॉपिक है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, इसरो का जो अचीवमेंट है, जो स्पेस डॉकिंग मिशन था वो सक्सेसफुल हो चुका है और स्पेस डॉकिंग में भारत ने अपना इलीट क्रम में स्थान प्राप्त कर लिया है। सेकेंड हमारा था जल्लीकुट्टी को लेकर के, लेकिन जो तमिलनाडु में बैलों की जो दौड़ होती है बुल रेस, लेकिन हमने उसको नहीं रखा है। वो आप और नॉर्मली आप उसको समझ लेंगे, हमने इसको इसकी कटिंग जो है वो ऑलरेडी डाल दी है ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहां जा करके आप ये देख सकते हैं। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर अगर आपको पता ना हो तो यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है 9304967054। इस नंबर से आप जुड़ करके व्हाट्सएप से सारे डेटा एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो हम न्यूज एनालिसिस तैयार करते हैं इसका PDF न्यूज एनालिसिस जो वीडियो है उसके डालने से पहले डालता है, ताकि आप उसको डाउनलोड कर सकें और आसानी से उसको पढ़ने के बाद जब न्यूज एनालिसिस देखेंगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। तो अगला टॉपिक हमारा है श्रीहरिकोटा गेट थर्ड लंच पैड। ये भी आप नॉर्मल है, ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने लिया है ड्रोन दीदी मिशन। ड्रोन दीदी मिशन जो है इस टॉपिक को हमने लिया है और इसके तहत ड्रोन के उपयोग कैसे किए जाते हैं ड्रोन दीदी मिशन के तहत, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है इंडोनेशिया प्रेसिडेंट जो चीफ गेस्ट बनने वाले हैं। अगर दोबारा जब ये टॉपिक आएगा फिर हम डिस्कस करेंगे। दलाई लामा को जो है FCRA के तहत जो है नोड मिला है। ये भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं एक्चुअली FCRA को, लेकिन हम फिर आएगा अगर तो हम डिस्कस इसको करेंगे। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है HPV वैक्सीन। HPV वैक्सीन जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है उसके कारण जो महिलाओं में कैंसर की संभावनाएं होती हैं, कैंसर जो होते हैं सर्वाइकल कैंसर्स, इससे लड़ने के लिए ये वैक्सीन लाया गया है। इसके विषय हम लोग चर्चा करेंगे। गेट्स इन द स्काई ये भी इसरो के मिशन से रिलेटेड है, तो हम इसको देखेंगे। उसके बाद है वीकनिंग रुपीज है इम्पैक्ट, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार। और अगला जो हमारा टॉपिक है ये NCLAT से संबंधित है, जो मेटा और व्हाट्सएप ने अपील किया है कुछ मामले हैं उसके निपटारा को लेकर के। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इन सारे टॉपिक के ऊपर एक एक करके। सो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है अबाउट इसरो एग्जीक्यूट सैटेलाइट डॉकिंग प्लेसेस इंडिया इन इलीट क्लब। सो इलीट क्लब यहाँ देख लीजिए, इसरो ने 16 जनवरी 2025 को स्पेस डेक्स मिशन जो था उसके तहत ये उपलब्धि हासिल की है। और इस उपलब्धि को हासिल करने वाला भारत जो अमेरिका, रूस, चाइना, यानी अमेरिका, रूस और चाइना थर्ड पोजीशन, तो भारत बन गया है फोर्थ मेंबर। इस क्लब का फोर्थ मेंबर भारत बन गया है। सो इस प्रकार से
जो सैटेलाइट डॉकिंग है, सैटेलाइट डॉकिंग में भारत का जो स्थान है वो 4th हो गया। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। और जो कुछ क्वेश्चंस कई बार आ सकते हैं कि ये PSLV C60 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और इसके तहत दो सैटेलाइट जो है SDX-01 और SDX-02 दोनों को 475 किलोमीटर की सर्कुलर कक्षा में स्थापित किया गया था और वहां से डॉकिंग को सक्सेसफुल किया गया। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? यह सफलता भारत के भविष्य में अंतरिक्ष अभियान जैसे मानव युक्त, सबसे महत्वपूर्ण मानव युक्त, क्योंकि मानव को ले जाया जाएगा तो उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने में इससे सुविधा होगी। अगला है हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और अंतरिक्ष रोबोटिक्स। देखो अंतरिक्ष स्टेशन अगर आप जाओगे ना, और अगर आप, ऐसा नहीं है कि आप हेलीकॉप्टर में उड़ के जा रहे हो या फिर हवाई जहाज में जा रहे हो और एक जगह से दूसरे जगह आप धरती पे उतर रहे हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आसमान में वहां एयर नहीं होता, तो उस कारण से दो चीजें आपस में जब जुड़ते, आपने ट्रेन देखा होगा, ट्रेन में क्या होता है कि दो बॉक्स आपस में जुड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, एयर का ट्रांसपोर्टेशन तो होता है लेकिन स्पेस में एयर का भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। तो ऐसे में दो बॉक्स आपस में जुड़ते हैं और दोनों एक दूसरे को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज देते हैं, एक जगह से दूसरे जगह व्यक्ति जा सकता है। तो ये चीज जो है, अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा तो लोग जाएंगे, तो अंतरिक्ष स्टेशन तो आएगा जाएगा नहीं, तो मानव को जाना पड़ेगा अंतरिक्ष स्टेशन में। तो इस कारण से ये चीजें काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी अंतरिक्ष स्टेशन बनने के लिए। पेज नंबर 8 पे एक ये आया है, ये भी सेम टॉपिक से रिलेटेड है। गेट्स इन द स्काई डॉकिंग टेक्नोलॉजी जो है अलाउ किया है इसरो को, तो इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। इसमें आप देख लीजिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, डॉक किए गए सैटेलाइट के बीच विद्युत ऊर्जा स्थानांतरण का भी प्रदर्शन करना इसमें बाकी है और स्वतंत्र परिचालन पे लोड के लिए सैटेलाइट को अलग करना भी इसके तहत शामिल है। ये जो हमारा पेज नंबर 8 पे आया हुआ है एक आर्टिकल, उसके विषय में आप देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो है, दो उपग्रह 16 जनवरी को सफलतापूर्वक डॉक किए गए और परीक्षणों में उपग्रह के बीच पावर एक्सचेंज और 2 वर्षों तक पेलोड का मूल्यांकन भी शामिल किया गया था। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो स्पेस डेक्स जो है, अंतरिक्ष के बड़े मॉड्यूल की असेंबली को यानी कि जोड़ना, एक बॉक्स और ये दूसरा बॉक्स, तो दोनों बॉक्स को हम यहाँ क्या कर सकेंगे, जोड़ सकेंगे और यहाँ से व्यक्ति चल करके यहाँ पे आ सकेगा या फिर यहाँ से व्यक्ति चल करके यहाँ पे आ सकेगा। असेंबली की अनुमति देता है और भारी और जटिल उपग्रहीय मिशन को आसान बनाता है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देख लीजिए, तो लंबी जो डॉकिंग लंबी अवधि के अंतरिक्ष यान, कक्षीय सेवा और आपूर्ति मिशनों के लिए आवश्यक है। यह इसरो के प्रस्तावित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रयान 4 जैसे अंतर्गणीय मिशन के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति जब जाएगा ना तो उसके लिए डॉकिंग की सुविधा होनी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं, हमने आपको जैसे बताया था कि हम प्रीलिम्स क्वेश्चंस प्रीवियस उठाते हैं और उसको एनालाइज करके हम आपको नया क्वेश्चन देते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस आने की संभावना हो सकती है। सो हमारा जो टॉपिक इस ओशन सेट से रिलेटेड एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन था 2010 में कि भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह ओशन सेट 2 के संदर्भ में विचार करना है। यह वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा का अनुमान लगाने में मदद करता है। यह मानसून की शुरुआत और पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। यह तटीय जल के प्रदूषण की निगरानी में मदद करता है। देखिए एक चीज आप हमेशा जीवन में याद रख लीजिए, अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं ना तो लाइफ में एक चीज याद रख लीजिए, और वो ये है कि जब तक चीजें गलत आपको पता न चले, जब तक आपको एग्जैक्ट पता न चले कि ये चीज गलत है या ये स्टेटमेंट गलत है, तब तक आप उसको सही मान के चलिए। सो बी पॉजिटिव इज द, आप कह सकते हैं, इनिशियल स्टेज ऑफ क्रैकिंग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। सो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना, पॉजिटिविटी अगर आपके अंतर्गत है, तो यूपीएससी चेक करना चाहता है कि ये मानव कितना पॉजिटिव है। सो अगर आप भी सोचो, एनालाइज करो कि अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हो, एक आईपीएस ऑफिसर हो, आपके सामने लाखों में इंफॉर्मेशन आएंगे, तो क्या सारे इंफॉर्मेशन आपको पहले से पता होंगे क्या? नहीं, यही समझने की बात है। और दिस इज द ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग है एक्चुअली।
ये पढ़ने का माध्यम नहीं है, यूपीएससी पढ़ाई करने की चीज नहीं है। यूपीएससी इज अबाउट ट्रेनिंग टू हाउ टू बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो गुड एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए ना आपको हर चीज पता होने की जरूरत नहीं है, आपको ये समझ में आनी चाहिए कि क्या चीजें गलत होने की संभावना ज्यादा है। अगर ये आपको पता चल गया ना, और सही तो एग्जैक्टली जो गलत नहीं है वो सही है, ये मान करके आप चलेंगे ना, तो आप यूपीएससी प्रीलिम्स जरूर क्वालिफाई करेंगे, ये मेरा दावा है। तो इसमें अगर आपको गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो ये आपको ऑल इज राइट, डी ऑप्शन इसका सही है। और ये जो आप देख रहे हैं पहला स्टेटमेंट जो है, ये वेपर कंटेंट जो एटमॉस्फेयर में है उसके लिए हेल्प करता है ओशन से टू स्कैनिंग। स्केट्रोमीटर जो है सेंसर लगे हैं जो महासागर के ऊपर जल वाष्प की मात्रा और पवन गति का अनुमान लगाने में मदद करता है। ओशन से टू में डेटा महासागरीय मापदंड जैसे समुद्र के सतह के तापमान और पवन की निगरानी में सहायता करता है जो मानसून के पूर्वानुमान के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और इसके ओशन कलर मॉनिटर की मदद से ओशन टू क्लोरोफिल सांद्रता, तलछट स्तर और तटीय जल प्रदूषण की निगरानी करता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। लॉन्च किया गया था इसे 2009 में इसरो द्वारा, और प्राथमिक उद्देश्य था महासागरीय और वायुमंडलीय मापदंड का ध्यान करना। और एप्लीकेशन की अगर बात करें तो मौसम का पूर्वानुमान लगाना जिसमें मॉनसून शामिल है, और फाइटोप्लैंक्टन और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी करना। इसी संदर्भ में हमने आपको इसको एनालाइज करते हुए क्वेश्चन दिया है कि स्पेस डेक्स मिशन के तहत सैटेलाइट डॉकिंग किस में मदद कर सकता है, मतलब क्या क्या काम ये आ सकता है। तो उपग्रह की कक्षा में सेवाएं प्रदान करने में बिल्कुल सही है। जटिल अंतरग्रहीय मिशनों, बिल्कुल बड़े मॉड्यूल को असेंबल करने में मदद करेगा। दीर्घकालिक मानव अंतरिक्ष यानों को समर्थन देगा और डॉक किए गए उपग्रहों के बीच ऊर्जा और संसाधनों के स्थानांतरण को सक्षम बनाएगा। तो ऑल आर राइट, सो हेंस डी इज द राइट ऑप्शन हियर। और इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आप समझ लीजिए। स्पेस डेक्स मिशन जो है कक्षीय सेवाओं को सक्षम बनाता है जिसमें उपग्रह की मरम्मत, ईंधन भरना और पुनः आपूर्ति मिशन शामिल है। इसके साथ ही डॉकिंग तकनीक जो है अंतरिक्ष में बड़े और अधिक जटिल संरचनाओं के असेंबल करने में मदद करेगा। और अंतरिक्ष स्टेशन चंद्र अभियानों जैसे दीर्घकालिक मिशन चालक दल के स्थानांतरण, आपूर्ति और मरम्मत के लिए डॉकिंग पर निर्भर करते हैं। डॉक किए गए उपग्रह के बीच ऊर्जा और संसाधनों के आदान प्रदान का भविष्य के मॉड्यूलर और सतत मिशनों के लिए महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करता है। सो इस प्रकार से, और इसका थोड़ा सा डेटा ले लीजिए। ये PSLV C60 के उपयोग करके 30 दिसंबर 2024 को ये लॉन्च किया गया था। और प्रौद्योगिकी नवाचार के तहत आप देखें तो अंतरिक्ष संरचना और कक्षीय सेवाओं को असेंबल करने की भारत की क्षमता को ये बढ़ाता है। और इसका जो लक्ष्य है अंतरिक्ष मिशन और चंद्रयान 4 जैसे अंतर्ग्रह मिशन के विकास को समर्थन देना। सैटेलाइट डॉकिंग के बारे में हम पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर आप थोड़ा सा जान लीजिए। सैटेलाइट डॉकिंग वह प्रक्रिया जिसमें कक्षा में दो उपग्रह या अंतरिक्ष यानों को जोड़कर ईंधन भरने, रखरखाव या उपकरणों के स्थानांतरण जैसे कार्य किए जाते हैं। इसके पर्पस देख लीजिए। फ्यूल देना, रिपेयर मेंटेनेंस करना, असेंबली करना, डेब्रिस रिमूवल जैसे निष्क्रिय उपग्रह को पकड़कर अंतरिक्ष मलबे को कम करना और उसे धरती पे लाना, ये इसमें शामिल है। टेक्नोलॉजी जो है रोबोटिक्स आर्म इसमें शामिल है, ऑटोमोटेड डॉकिंग सिस्टम शामिल है, गाइडेंस एंड नेविगेशन सिस्टम शामिल है, और कैप्चर मैकेनिज्म जो है कनेक्शन को सुरक्षित करने के लिए ग्रैपल्स या मैग्नेट का उपयोग किया जाता है इसके तहत। चैलेंजेस आप देख लीजिए। अलाइनमेंट जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इसके तहत। कम्युनिकेशन अगर डिले होता है तो ये एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण समस्या हो जाती है। टेक्निकल फेल्योर्स पॉसिबिलिटी होती है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को लेकर के। और डेब्रीज जो अवॉइडेंस है प्रक्रिया के दौरान अंतरिक्ष मलबे से टकराने से बचना भी एक चैलेंज है। एप्लीकेशन हमने पहले भी देखा है। नियमित रूप से स्पेस एक्स को ड्रैगन जैसे कार्गो और क्रू वाहनों के साथ डॉक किया गया है। विभिन्न अंतरिक्ष यानों के डॉकिंग के माध्यम से मॉड्यूलर असेंबली की गई है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अगर देखें तो जीवन विस्तार के लिए कक्षा में उपग्रह सेवा प्रदान करना और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण मॉड्यूल को असेंबल करने के लिए डॉकिंग करना इसका जो है टारगेट है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो 3 नंबर पेज पे
द हिंदू के अंतर्गत। और ये तमिलनाडु में जो है ड्रोन दीदी, ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये ड्रोन के माध्यम से क्या किया जा रहा है, छिड़काव किया जाता है और इससे समय की काफी बचत होती है। तो ये महिलाओं को दिया गया है और इसका नाम रखा गया है ड्रोन दीदी स्कीम। सो तमिलनाडु ड्रोन दीदी रिवोल्यूशनाइजिंग एग्रीकल्चर। तमिलनाडु की महिलाओं का पहला बैच जो है नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत कृषि में क्रांति ला रहा है। कैसे क्रांति ला रहा है ये समझिए। इसके तहत जो है एम्पावर किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के द्वारा। महिला स्वयं सहायता समूह सदस्य किसानों की सहायता के लिए ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित की जाती हैं। प्रशिक्षण जो है चेन्नई के गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही ट्रेनिंग दी जाती है और संसाधन भी दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रशिक्षित सदस्य को 7 लाख का ड्रोन दिया जाता है जिसमें टैंक और बैटरी लगी होती हैं। प्रशिक्षण में संचालन, रखरखाव और खेत में प्रभावी उपयोग भी शामिल है। एफिशिएंसी इन फार्मिंग को अगर देखें तो खाद, कीटनाशक और पानी का छिड़काव जो है केवल 7 मिनट में 1 एकड़ को कवर करता है। तो ये रिवोल्यूशनराइज कर सकता है एग्रीकल्चर को। किसान इस सेवा के लिए 400 प्रति एकड़ का भुगतान करते हैं। चैलेंज की अगर बात करें तो बैटरी का जीवन जो है सीमित होता है, जिसे बार बार चार्ज करना पड़ता है और 30 किलोग्राम वजन वाले ड्रोन को ले जाना ऑपरेटर के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब हम थोड़ा सा नमो दीदी स्कीम के बारे में समझ लेते हैं। तो नमो दीदी योजना भारत सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ड्रोन तकनीक के माध्यम से सशक्त बनाता है। तो नमो दीदी ड्रोन का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ये शहरी क्षेत्र में महिलाओं को शिक्षित मजबूत करने के लिए नहीं है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन कोई चीज कर दे या प्रोडक्ट कहीं से कहीं और सेल कर दे, इसके लिए नहीं है, बल्कि ये केवल और केवल किसके लिए है, एग्रीकल्चर और संबद्ध गतिविधि के लिए है और ये ग्रामीण महिलाओं के लिए है वर्तमान में। अगर आप इसके की ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वोमन एम्पावरमेंट, खास करके ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन के लिए तकनीकी कौशल प्रदान करना और मॉडर्नाइजिंग जो एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्नाइज करना, फसल की निगरानी, खाद छिड़काव और सटीक कृषि के लिए ड्रोन का उपयोग करना इसके तहत शामिल है। ये जॉब क्रिएट करता है, रोजगार के अवसर पैदा करेगा महिलाओं में और पर्यावरण के अनुकूल कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना भी इसका लक्ष्य है। स्किल डेवलपमेंट के लिए महिलाओं को ड्रोन संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाता है। गवर्नमेंट सब्सिडी इसके तहत दी जाती है, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है लाभार्थी को। प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और कृषि विभाग के साथ साझेदारी करती है और साथ ही साथ जो प्राथमिक कृषि पैक्स जो है उसको भी इसके तहत क्रियान्वयन में शामिल किया गया है। तो इसके संदर्भ में आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, नमो ड्रोन दीदी योजना के संदर्भ में विचार करना है आपको। योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कृषि उद्देश्य के लिए ड्रोन प्रदान करना, ये बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत ड्रोन खरीदने के लिए सरकार 100% वित्तीय सहायता, देखिए सब्सिडी जो है वो 100% नहीं दी जा रही, 100% सब्सिडी नहीं दी जा रही इसके तहत, बल्कि एक सहायता राशि दी जाती है सब्सिडी के रूप में। तो सेकंड जो है वो गलत हो जाएगा। योजना में सटीक कृषि के लिए ड्रोन के संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण शामिल है, ये बिल्कुल सही है। तो देखिए जब कभी भी कोई चीज गलत होता है ना, हमने आपको अभी भी कहा कि जब तक चीजें गलत न हो तब तक चीजें सही होती हैं। यूपीएससी के अंतर्गत अगर आप समझने की कोशिश करें तो गलत के लिए भी यूपीएससी जो है ना, जो 20 to 30 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर गलत कराना होता है ना तो यूपीएससी आपको इंडिकेटिंग वर्ड्स देती है और 100% वित्तीय सहायता। अगर ऐसा होता ना तो जो स्कीम है उसमें सबसे पहले यही बात लिखी जाती कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें दी जाती है, तो ऐसा नहीं है, दिस इज द रॉन्ग। 100% वित्तीय सहायता नहीं दी जाती इसके तहत। सो सेकेंड अगर गलत हो जाता है तो 1 and 3 हमारा राइट ऑप्शन है। सो बी इज द राइट ऑप्शन है। याद रखिएगा इस चीज को, कुछ इंडिकेटिंग वर्ड्स होते हैं, हालांकि हमेशा इंडिकेटिंग वर्ड्स सही नहीं होते लेकिन उसके चांसेस होते हैं। अगर आप पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे और स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इस संदर्भ में लाभ मिल सकता है। तो हमने पहले ही देखा था इसका उद्देश्य जो है ड्रोन दीदी का कि ग्रामीण महिलाओं खास करके कृषि उद्देश्य के लिए उनको सहायता देना, और इसके तहत वित्तीय सहायता तो प्रदान की जाती है लेकिन ये 100% वित्तीय सहायता नहीं दी जाती बल्कि सब्सिडी वाले ड्रोन दिए जाते हैं इसके तहत।
ट्रेनिंग जो है वो दिए जाते हैं संचालन, रख रखाव और अनुप्रयोग करने के लिए। स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो कौशल विकास है, इसके तहत कैसे ड्रोन का संचालन और रख रखाव करेंगे। सब्सिडी दिए जाते हैं, वित्तीय सहायता, ये 100% वित्त पोषण नहीं है लेकिन सब्सिडीज है। रोजगार सृजन, इसके माध्यम से हमने पहले चर्चा की। और सटीक कृषि, पर्यावरण के अनुकूल और कुशल कृषि प्रथाओं को इसके द्वारा बढ़ावा मिलता है। सो चलिए हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक और पेज नंबर 7 पे। एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन जो है नीड्स टू बी पार्ट ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। देखो होता क्या है ना कि जब चीजें नेशनल, अगर हर किसी को वैक्सीन देने की जरूरत पड़ जाए, मान के चलो भी कोई वैक्सीन अगर अगर 50% जनसंख्या को भी देना पड़ जाए तो वो ऑलमोस्ट सबके लिए ही हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वैक्सीन्स को, और चूंकि वोमेन को इस तरीके की इश्यूज होती हैं, तो वैक्सीन जो है ऑलमोस्ट आप समझ लो कि 50% जनसंख्या को तो देना ही देना है। ऐसी स्थिति में चीजों को क्या किया जाता है कि चूंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, तो इसमें ये होता है कि भाई जो मिनिमम चीज है और जो सबको मिलनी चाहिए ना, वो आप नेशनल प्रोग्राम के तहत ले आओ। तो इस इम्यूनाइजेशन को नेशनल प्रोग्राम के तहत लाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। सो हम लोग उसके बारे में देखेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस एंड एचपीवी वैक्सीन इन इंडिया को हम लोग समझते हैं। तो ये जो है गर्भाशय ग्रीवा कैंसर है, जो मुख्य रूप से मानव ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है, जो भारतीय महिलाओं में कैंसर का एक प्रमुख कारण है। एक प्रमुख कारण है, सबसे प्रमुख कारण नहीं है, ये ध्यान रखना। सबसे प्रमुख कारण मतलब मैक्सिमम जो है इस कारण होता है, ऐसा नहीं है। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर जागरूकता, मां स्क्रीनिंग और टीकाकरण के महत्व पर जोर देता है। की हाइलाइट्स अगर आप देखें तो सर्वाइकल कैंसर इन इंडिया की अगर बात करें तो भारत में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर जो है 18.3% मामलों के लिए जिम्मेदार है, और 9.1% जो मृत्यु दर है के साथ कैंसर मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। अब ये समझ लो, यहाँ पे ये एक महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। ये टॉप फर्स्ट तो नहीं है लेकिन टॉप सेकंड तो है। एचपीवी वैक्सीन की अगर बात करें तो स्वीकृत टीके में देख लीजिए, गार्डसील है, उसके बाद सार्वेरिक्स है और सारोवैक है। जो भारतीय निर्मित है वो सारोवैक है, और यह 90% से अधिक एचपीवी संबंधित कैंसरों और जननांग मौस जैसी स्थितियों को ये रोकता है। तो देखो कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हमें याद जो रखनी पड़ती है ना, वो भी आपको डेटा जब पढ़ना होता है यूपीएससी के लिए खास करके, तो याद रखने वाली चीजें अलग ही दिखती हैं। जैसे यहाँ 90% से अधिक आप देखो संबंधित कैंसर को ये रोक सकता है, ये एक चीज है। दूसरा चीज यहाँ देखो, सर्ववैक जो है ये भारत निर्मित है। तीसरा चीज देखो, ये जो है कैंसर के लिए सेकंड प्रमुख कारण है, फर्स्ट प्रमुख कारण नहीं है। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, जब आप पढ़ते हो ना तो आप इस तरीके से जब सोचोगे तब जाकर के आप चीजों को अच्छे से असेंबल कर पाओगे, जो आपके एग्जाम हॉल में काम आएगा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें तो एचपीवी टीकों को राष्ट्रीय टीकाकरण करण में शामिल करने के लिए सिफारिश की गई है एनटीएजीआई के द्वारा, और पंजाब और सिक्किम ने पहले ही अपने राज्य कार्यक्रमों में एचपीवी टीकों को शामिल किया है। और आप ये समझ लो कॉस्ट जो है, चूंकि कॉस्ट ज्यादा पड़ता है, गार्डसील जो है प्रति डोज 10,800 पड़ता है। गार्डसील 4 की अगर बात करें तो 2,000 से 4,000 पर डोज है। कार्वेक्स सार्वेक्स की बात करें तो ये 2,000 भारत निर्मित, चूंकि ये है तो यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता हो जाता है। उच्च लागत और सीमित जागरूकता अपनाने में बाधा डालती हैं। सारी इश्यूज है यहाँ पे कि कॉस्ट इश्यूज और हमारा जो सोचने का दृष्टिकोण है, हम कोई चीज को एक्सेप्ट कितना कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, ये चीज भी इसके अंतर्गत शामिल है। वैक्सीन गाइडलाइंस की अगर बात करें तो 9 से 14 वर्ष के लड़कियों के लिए कैचअप वैक्सीन के रूप में सिफारिश की गई है। वायरस के संपर्क में आने से पहले दिए जाने पर यह प्रभावी होता है, और लड़कों के लिए भी एचपीवी संबंधित कैंसर रोकने के लिए टीकाकरण की सिफारिश की गई है। तो ये एक और मामला है कि ग्रीवा कैंसर महिलाओं में होता है लेकिन लड़कों को भी इस टीकाकरण के लिए सिफारिश की गई है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ना वो पुरुषों के द्वारा पॉसिबिलिटी है इसके ट्रांसपोर्टेशन की। तो ये कारण है कि एचपीवी को पुरुषों में भी, अब ये भी एक याद रखने की चीज हो गई, क्योंकि प्रॉब्लम तो महिलाओं में क्रिएट होती है, दिखती है, लेकिन ये दिया जा रहा है कि इसको पुरुषों को भी दिए जाने की सिफारिश की जा रही है। चैलेंजेस की अगर बात करें तो उच्च टीका लागत और सांस्कृतिक धारणाएं इसमें बाधा डालती है, और टीकों की सुरक्षा और प्रभावशीलता के बारे में
जागरूकता की भी कमी है। अब हम नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम यह एक सरकारी पहल है जो रोकथाम योग्य बीमारी से बचने के लिए निःशुल्क टीके प्रदान करता है। तो अगर इसको निःशुल्क टीके कार्यक्रम में डाल दिया जाए तो आप समझ लो देश की 50% जनसंख्या जो बीमारी है, आप समझ रहे हो कि 90% तक बीमारी को रोका जा सकता है, तो भाई 50% जनसंख्या के हेल्थ के लिए डेमोक्रेसी भारत सबसे बड़ी कुछ तो इतना तो कर ही सकती है। खैर, अगला देख लीजिए, फ्री वैक्सीन जो है कार्यक्रम के तहत सभी टीके मुफ्त प्रदान किए जाते हैं। इसके तहत जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है, उसकी बात हम कर रहे हैं। टारगेट आप देख लीजिए, बेनिफिशियरी जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, भारतीय महिला और उच्च जोखिम वाले समूह हैं। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत पोलियो, खसरा, तपेदिक, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों के लिए टीके इसके तहत दिए जाते हैं। मिशन इंद्रधनुष की अगर बात करें तो दुर्गम क्षेत्रों में टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया था। वैक्सीन की बात करें तो बीसीजी टीबी से बचने के लिए, ओपीवी या आईपीवी पोलियो से सुरक्षा करने के लिए, डीपीटी डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए, मेजल्स रूबेला के लिए, अब खसरा और रूबेला से सुरक्षा है। रोटा वायरस आप देख लीजिए गंभीर डायरिया से बचाव के लिए, और पीसीवी न्यूमोकोकल संक्रमण से बचाव के लिए इसको रखा गया है नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत। गवर्नमेंट इनिशिएटिव मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो 90% टीकाकरण कवरेज हासिल करने का इसके तहत लक्ष्य रखा गया था। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष देख लीजिए, शहरी और दूरस्थ क्षेत्रों पर केंद्रित। विन को अगर आप देख लीजिए तो प्रभावी टीका आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सुनिश्चित करना इसका काम था। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क और जो पल्स पोलियो कैंपेन है उसके तहत पोलियो उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया। और यही कारण है कि भारत आज पोलियो उन्मूलन के अंतर्गत आ गया, मतलब भारत में पोलियो के रोग के नहीं है अब इफेक्ट हो रहे हैं। इस संदर्भ में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में गर्भाशय ग्रीवा यानी कि जो सर्वाइकल कैंसर है और इसके प्रिवेंशन यानी उनकी रोकथाम के विषय में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर भारतीय महिलाओं में कैंसर से मृत्यु के सर्व प्रमुख कारण है। अब याद कीजिए, सर्व प्रमुख, हमने सेकेंड की बात की थी और ये सर्व प्रमुख यानी कि फर्स्ट की बात कर रहा है, तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा गलत हो जाता है। अगला हमारा मानव पेपिलोमा वायरस टीके 90% से अधिक एचपीवी, अभी हमने पढ़ा था कि 90% से अधिक एचपीवी संक्रमित कैंसर को रोकने में सक्षम है ये। और सर्ववैक हमने पढ़ा है अभी, भारत निर्मित एचपीवी टीका है और NTAGI द्वारा राष्ट्रीय टीका कार्यक्रम में शामिल करने की सिफारिश भी की गई है। तो इस प्रकार से पहला अगर हमारा गलत हो जाता है तो बी ऑप्शन ऑलरेडी राइट हो जाता है। सो बी इज द राइट आंसर। तो हमने पहले ही बता दिया कि ये प्रथम प्रमुख कारण नहीं बल्कि दूसरा प्रमुख कारण है। सेकेंड, अगर आप देखें तो 90% से अधिक एचपीवी कैंसर को रोक सकते हैं और इसको ऑलरेडी सिफारिश की गई है किसके तहत, इस नेशनल इम्यूनाइजेशन यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए ऑलरेडी सिफारिश कर दी गई है। मुख्य बिंदु देखें तो भारत में जो प्रचलन है गर्भाशय ग्रीवा कैंसर महिलाओं में सभी कैंसर मामलों का 18.3% योगदान देती है। और टीकाकरण की बात करें तो भारत में स्वीकृत एचपीवी टीका में गार्डसिल, सर्वरिक्स और सर्ववैक क्या है, भारत निर्मित है। और जो पंजाब और सिक्किम में एचपीवी टीकाकरण को पहले ही शुरू कर दिया गया है। NTAG की भूमिका देख लीजिए, NTAGI जो है एचपीवी टीकों को राष्ट्रीय टीकाकरण रणनीति में शामिल करने की सिफारिश ऑलरेडी कर चुका है। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक पे चलते हैं और ये टॉपिक जुड़ा हुआ है NCLAT और जो मेटा और व्हाट्सएप है उसने CII के प्ली ऑन CII के विरुद्ध जो है प्ली किया है, केस किया है, जो फाइन लगाया गया था इनके ऊपर। सो ये 12 नंबर पेज का टॉपिक है। सो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है मेटा प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप द्वारा प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा लगाए गए 213.14 करोड़ के जुर्माने के खिलाफ दायर की है याचिका, उसको स्वीकार कर लिया गया है। यह जुर्माना बाजार में वर्चस्व के दुरुपयोग के आरोप में लगाया गया था। और NCLAT जो है उसका डिसीजन देख लीजिए, अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली न्यायाधिकरण ने अपीलों को स्वीकार किया और यह कहा कि
प्रस्तुतियों पर आगे विचार करने की आवश्यकता है। सो एनसीएलटी क्या करेगा, इस पे विचार करेगा, देखेगा, अगर ये सही है या सही नहीं है, ये डिसीजन आगे लेगा। तो अब एनसीएलटी दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत विवरण और तर्क की समीक्षा करेगा। सिग्निफिकेंस देख लीजिए, यह मामला डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नियामकीय कार्रवाई और बाजार प्रथाओं पर इसके प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। हम एनसीएलटी की अगर बात करें तो राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय प्राधिकरण एनसीएलटी, ये जो है एनसीएलटी की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत की गई थी। तो 410 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो है एनसीएलटी की स्थापना की गई थी। और जो एनसीएलटी द्वारा प्रस्तावित, एनसीएलटी भी इसी के तहत स्थापित है, द्वारा प्रस्तावित आदेशों के खिलाफ अपील सुनने के लिए है। ये अपील जो है एनसीएलटी के ऑर्डर के विरुद्ध किए जा सकते हैं। कंपनी कानून से संबंधित मामलों की अपीलीय सुनवाई करता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया, उस से संबंधित एनसीएलटी के आदेशों के खिलाफ सुनवाई करता है। ऑर्डर ऑफ आईबीबीआई को देख लीजिए, तो भारत के दिवालिया और शोधन अक्षमता बोर्ड के आदेशों के खिलाफ भी सुनवाई करेगा। और ऑर्डर अंडर कंपटीशन एक्ट 2002, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका जो जुरिस्डिक्शन और फंक्शन है वो कहाँ के लिए है। आईबीसी, एनसीएलटी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ आईबीबीआई और ऑर्डर अंडर कंपनीज एक्ट 2002, यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नियम निर्णयों के खिलाफ भी ये विचार कर सकता है। तो ये चीजें आपको कई बार पूछे जाने की संभावना हो सकती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके तहत जो है चेयरपर्सन होते हैं अध्यक्ष, केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। और सदस्य जो होंगे न्यायिक और तकनीकी सदस्यों का समावेश है। संतुलनीय निर्णय सुनिश्चित करने के लिए इस तरीके के प्रावधान किए जाते हैं। महत्व देख लीजिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन में मदद करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेहतर करता है कंपनी कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए। और प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथा है उसको प्रभावी ढंग से ये संबोधित करता है। चैलेंजेस की बात करें तो केस बहुत ज्यादा होते हैं, तो बैकलॉग हो जाते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पर्याप्त तो बुनियादी सुविधा और कर्मचारियों की कमी होती है। और कम्प्लेक्सिटी और लॉ, हमारे यहाँ लॉ इतना ज्यादा हो जाता है ना कि क्षेत्राधिकार ओवरलैप की समस्या भी क्रिएट हो ही जाती है। तो एनसीएलटी के विषय में देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। एनसीएलटी राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ सुनवाई करता है, ये बिल्कुल सही है। इसके पास प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत अपील सुनने का अधिकार क्षेत्र है, ये भी सही है। एनसीएलटी के अध्यक्ष नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं की जाती। मुख्य न्यायाधीश के, आप ये समझ लो ना कि कोई भी कोर्ट में अगर जज वगैरह की अपॉइंटमेंट होती है तो जज की अपॉइंटमेंट भी मुख्य न्यायाधीश नहीं करता, कौन करता है? तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो जस्टिस से ये राय विचार तो करते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो एनसीएलटी का डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है? तो ये ऑप्शन जो है गलत है, ये दिमाग लगाइए आप। और ये 3 अगर गलत हो गया तो 1 and 2 इज राइट ऑप्शन हेयर। सो एनसीएलटी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत एनसीएलटी के खिलाफ जो आदेश होता है उसकी सुनवाई करता है। जुरिस्डिक्शन की अगर बात करें तो ये कंपनीज एक्ट जो है 2002 के तहत प्रतिस्पर्धा आयोग के निर्णयों के खिलाफ भी इसके अधिकार प्राप्त है। और एनसीएलटी के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाती है, न कि सीधे मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इसके अगर गठन की बात करें तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत स्थापित है। और आईबीसी के तहत दिवालियापन मामले और आईबीबी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड सीआईआई के निर्णयों के विरुद्ध भी अपीलीय सुनवाई करता है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त की जाती है। और इसमें न्यायिक और तकनीकी सदस्य भी शामिल होते हैं। ये प्रमोट करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, यानी बिजनेस और टाइमली रेजोल्यूशन को, और साथ ही साथ कॉर्पोरेट शासन और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को भी ये सुनिश्चित करता है। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा है जो सर्वाइकल कैंसर हैं, सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड चीजों को हमने जानने की कोशिश की है।
उसके बाद ये सर्वाइकल कैंसर के बारे में हमने सीखा है। एनसीएलएटी के बारे में हमने अभी जानकारी प्राप्त की है कि एनसीएलएटी से किस प्रकार के क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। नमो दीदी के बारे में सीखा है। इसरो का जो अभी अचीवमेंट्स है उसके बारे में हम लोग जाना है। तो इस प्रकार आज का जो हमारा न्यूज एनालिसिस है विथ पीवाईक्यू टू एमसीक्यू ये यहीं पे समाप्त होता है और मिलते हैं कल हम अलग अलग टॉपिक और अलग क्वेश्चन प्रीलिम्स क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।